नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज का थ्रिल है 4 नवंबर। अच्छा, आप लोग को याद होगा 4 नवंबर 2024 को क्या हुआ था, और नहीं याद तो पूरे साल भर तो याद रहा ही था। मैं आपको थोड़ा याद दिलाती हूँ। आज के दिन अमेरिकन सिटीजन्स ने अपने वोट की ताकत से हम सबको, पूरी दुनिया को एक नायाब तोहफा दिया था, जो कि ट्रंप का कमबैक हुआ था दूसरी बार बतौर प्रेसिडेंट। हालांकि 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन शायद वो 4 नवंबर और आज का दिन, कितने सारे बयान। तो एक और बयान आया है जिसको लेकर कहीं ना कहीं खलबली मची है, कंफ्यूजन पैदा हुआ है। तो हम इस फील द थ्रिल में आज का जो थ्रिल है कि आखिर ट्रंप ने जब कहा कि मैं 150 बार दुनिया खत्म कर सकता हूं न्यूक्लियर टेस्ट करके, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके, उसका मतलब क्या है उसके। लेकिन सबसे पहला सवाल सर आपसे, ये ब्लफ गेम है या इसके पीछे कोई वजह है? आखिर क्यों ट्रंप ने ऐसा कहा? देखिए, परमाणु अस्त्रों के इतिहास में जाएं तो ब्लफ का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहता है कि आपके जो दुश्मन हैं वो क्या सोचते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके हैसियत क्या है, वो उतना ज़रूरी नहीं होता। तो कभी कभी ब्लफ उसमें ज़रूर रहता है। दूसरी बात कि राष्ट्रपति ट्रंप क्या संकेत देना चाहते हैं ये हमेशा से पहेली बनी रहती है। पर क्योंकि अब परमाणु अस्त्रों की उन्होंने बात की है, और आपको याद होगा कि एक ज़माने में 1986 तक करीब 73,000 न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब थे। खासकर ज़्यादातर तो सोवियत संघ, जो आज रूस है, उसके पास और अमेरिका के पास थे। उनको घटाकर अब करीब 8,000 हथियार जो हैं वो तैनात हैं। पर उन हथियारों से भी आप देखें, जिसको हम न्यूक्लियर ओवरकिल कहते हैं, कि दुनिया को कई बार आप समाप्त कर सकते हैं, कई बार ख़त्म कर सकते हैं, तो उसके लिए उतने हथियार भी बहुत ज़्यादा हैं। और तीसरी बात कि इन हथियारों में लगातार कोशिश रहती है कि शोध और उसका विकास इस तरह से हो कि उनको आपस में प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे से आगे रहने की एक कोशिश रहती है दोनों तरफ से, या सभी बड़ी शक्तियों में। तो वो हथियार आगे से आगे छोटे हुए हैं, पर उनकी जो विध्वंस करने की ताकत है वो बढ़ी है। यहाँ तक कि 80 के दशक में एक मर्व मिसाइल बनाना शुरू किया सोवियत संघ और अमेरिका में, जिसको हम मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स कहते हैं, जिसमें एक रॉकेट के ऊपर 10 या 12 बम आप लगा सकते हैं, और वो सारे बम अलग अलग जगह टारगेट पे जाके हिट करेंगे। तो इस तरह से परमाणु अस्त्रों की जो विनाश करने की ताकत है वो तो बहुत ज़्यादा है। पर चूंकि अब राष्ट्रपति ट्रंप, मुझे लगता है, लगातार खबरों में रहना चाहते हैं, और उनको लगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार है वो उनको नहीं मिला है, या उनको कोई दूसरी तरह से खबरों में वो अब छा नहीं रहे, तो एक नया उन्होंने एक ये बात वो जिसे कहते हैं अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन। ये जब भी हम, ये अगर कोई भी देश उठ के, खासतौर पे अमेरिका, क्योंकि वो सुपर पावर मानता है, तो एक गार्जियन की तरह भी होता है। इस जैसे मैं भी यहाँ बोलूँ, हम न्यूज़ रूम में बैठे हैं, मैं बोलूँ कि आग लग गई, एक बार का वो ब्लफ हो सकता है, लेकिन एक बार का मुझे लगता है कि सारी भीड़ बाहर भागेगी, डिस्टर्बेंस होगा। ट्रंप साहब एक तरफ नोबेल प्राइज की बात करते हैं, कुछ कंट्री उन्हें कहते भी हैं कि मिलना चाहिए। अभी तो अगले साल का भी नोबेल बाकी है, उनको भी बहुत सारे वॉर्स रुकवानी है, पर ये डर पैदा कर रहे हैं। तो ये समझ नहीं आता, वो पीस चाहिए, पावर चाहिए, और अगर किसी को पावर चाहिए न्यूक्लियर इस तरह की से, तो वो तो विनाश है ना। आप लीडरशिप थोड़ी है, आप विजेता नहीं बनेंगे, आप विनाशकारी बनेंगे इससे। पहली बात तो ये कि आपने उदाहरण दी कि यदि कोई हम में से कहे कि आग लगी, तो लोग कितनी बार विश्वास करेंगे। वो इस पर तय करता है कि ये कौन कह रहा है। यदि इस बिल्डिंग के मालिक कह रहे हैं तो शायद ज़्यादा देर तक लोग विश्वास करेंगे, चाहे उनको इसमें सच्चाई नज़र आए या उनको ये डर लगे कि उनको ये बात मान लेनी चाहिए क्योंकि वो बड़े आदमी कह रहे हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के राष्ट्रपति हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि कई अलग अलग कारणों से दुनिया उनको एंगेज करती है। आप देखें कि यूरोप के एक के बाद एक नेता वहाँ बार बार दरबार में आके नमस्कार करते हैं। दूसरे कई देश इस तरह से करते हैं, वो कई नेताओं से
उनका बात करने का रवैया ख़राब होता है तब भी उसके बाद भी वो बात करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये कि क्योंकि राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनकी बात चाहे आपको अटपटी भी लगे तो ज़्यादातर दुनिया उनको समझने की, उनसे तालमेल बनाने की कोशिश करती है। शायद इसीलिए हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि क्या है। और दूसरी बात और भी दिलचस्प है कि आप एक के बाद एक उदाहरण मिलेंगे आपको जिसमें उनकी अपनी टीम के ही जो लोग हैं वो उनसे सहमति नहीं रखते हैं। हाँ। और कुछ लोगों को तो वो हटा भी चुके हैं। इसी बात पर जब बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने कहा कि हम फिर से परमाणु विस्फोट शुरू करेंगे, परीक्षण शुरू करेंगे, उनके जो ऊर्जा मंत्री हैं, जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं क्रिस राइट, उन्होंने उसकी सफाई दी कि वो जो टेस्ट करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा वो नॉन क्रिटिकल टेस्ट होने वाले हैं। मतलब वो विस्फोट एक्चुअल में विस्फोट नहीं होगा। और इसको समझेंगे सर थोड़ा डिटेल में। उसकी बात छोटे तरीके से कहें वो ये कि जब भी किसी देश को पहली बार दुनिया को दिखाना होता है कि मेरे पास अब परमाणु हथियार हैं, ताकि उसके दुश्मन इस बात को मान लें, तो पहली बार उसको विस्फोट करना पड़ता है। या जैसे अभी कह रहे थे कि मान लीजिए 30-40 साल गुजर गए, विस्फोट हुए, तो दुनिया कहने लगती है कि क्या आने वाली पीढ़ियों को वो ज्ञान है, वो क्षमता है, वो कौशल है या नहीं है, तो भी कभी कभी विस्फोट करना पड़ता है। भारत ने इसी तरह से विस्फोट किया था कि रमन्ना की जनरेशन के लोगों ने सोचा कि शायद अब लोग नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो परमाणु शक्तियां हैं जिनके पास हथियार हैं, वो सभी लगातार उनकी सुरक्षा, रखरखाव, उनकी जो हैसियत है उसको टेस्ट करने के लिए लगातार उनके परीक्षण होते रहते हैं। वो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर सिमुलेशन टेस्ट होते हैं, नॉन क्रिटिकल, सब क्रिटिकल टेस्ट होते हैं अलग अलग तरह से। तो ये मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी समझ में ही थोड़ा उलझन है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही समझ में नहीं आता। पर यहाँ पर हम जो बैठे हैं या पूरा जो विश्व आज चर्चा कर रहा है वो किसी टैरिफ की या किसी एक बयान की नहीं कर रहा है। हम वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी सीरियस। अब न्यूक्लियर, आप वन फाइन डे यू गेट अप एंड से एनीथिंग। तो मेरा सर ये क्वेश्चन आपसे ये है कि घर में अगर कोई इशू होता है तो एक लेवल के बाद कोई घर का बड़ा कहता है स्टॉप, सड़क पे हम चल रहे हैं, रेड लाइट कहती है स्टॉप, और पॉलिटिकली कुछ ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट आती है इन फंक्शन और कहती है ये गलत है। सर इस पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो में हु इज द सुप्रीम कोर्ट? मतलब यूएन को तो मैंने बहुत पहले ही त्याग दिया था। तो सर इज देयर एनीबडी? और कुछ नहीं तो क्या होता है सर, पंचायत में सब मिलकर जाता है, पूरा समाज जाके बात करता है। तो कोई यहाँ का वर्ल्ड लीडर्स का कोई समाज हो जो जाके बात करे कि व्हाट इज दिस एंड टिल व्हेन? आदिति, इसमें ये शायद बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने अब उठाया है कि क्या कोई अंकुश है राष्ट्रपति ट्रंप पर? बिल्कुल है। आप देखें कि जैसे ही उन्होंने ये टेस्ट दोबारा से शुरू करने की बात की तो जो नवादा का कांग्रेशनल डेलीगेशन है उन्होंने पहले ही ऑब्जेक्ट कर दिया कि हम नवादा में फिर से टेस्ट नहीं होने देंगे। उसके अलावा एक के बाद लास्ट 92 में जहाँ पर हाँ, एक के बाद एक निर्णय उनके कोर्ट में पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके ऊपर अंकुश नहीं है। 2-3 चीज़ें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो किसी भी देश का कोई भी नेता यदि ठान लेता है कि उसको एक परमाणु विस्फोट करना है और उसके लिए इमरजेंसी फंडिंग भी अरेंज करता है, तब भी 6 महीने लगेंगे। नवादा टेस्ट साइट 30 साल से बंद है, उसको एक्टिवेट करने में 6 महीने लगेंगे। यदि वो पारंपरिक तरीके से टेस्ट करना चाहते हैं जिसमें साइंटिस्ट हमारे साथ हैं, वो पूरा उसका डायग्नोस्टिक बनता है कि कितना फैलाव हुआ, कितनी ताकत, ये मेजर करना होता है ना। उस तरह के परमाणु अस्त्रों का विस्फोट करने में 2 साल लगेंगे कम से कम। और यदि नए परमाणु अस्त्रों को रीडिज़ाइन, नया अति आधुनिक बनाना है, नए डिज़ाइन टेस्ट करने, 5 साल लगते हैं उसमें। और इन सब में समय ही नहीं, फंडिंग की ज़रूरत होगी, कांग्रेशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी। ज़मीन पर जब ऊर्जा मंत्रालय बात करेगा जाके नवादा टेस्ट साइट में हम इसको फिर से एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपके एनवायरमेंटलिस्ट आ जाएंगे, उसमें आपके सोशल मूवमेंट वाले आ जाएंगे। भारत पे सैंक्शंस लग गए थे सर 98 में, ऐसे बयानों सर 98 में ऐसे बयानों पे सैंक्शंस या ऐसे एक्टिविटी पे सैंक्शंस? अमेरिका पे कौन सैंक्शन लगाएगा? वही कौन? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है, सबसे बड़ा तकनीक का आगे शोध नवाकार वो करता है। उनके ऊपर कौन सैंक्शन लगाएगा?
तो ये है तो कि ये ताकत- वर्ल्ड ऑर्डर में भी ताकत, जो जिसके ताकत पास उनकी है, फाइनेंशियल हो या वही वजह है कि दुनिया राष्ट्रपति ट्रंप को सुनती है। नहीं तो क्यों सुनेगी? या दूसरे राष्ट्र जुड़कर कोशिश करेंगे इन पर दबाव डाला जाए, तो कोई राष्ट्र अभी तक अभी बहुत सुनती है पर सीरियसली अब नहीं लेती। केवल चीन उनके सामने खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो चीन से उनकी बातचीत करने का देखिए नजरिया बिल्कुल अलग है। रूस के राष्ट्रपति से भी उन्होंने मिलने की कोशिश की, रूस का भी रवैया अलग है, वहाँ भी उनको वापस करना पड़ा अपनी बात को। जब वो रूस के राष्ट्रपति से मिलने गए तो जहाज में बैठ के उन्होंने ट्वीट किया था कि बहुत खतरनाक इसके नतीजे होंगे यदि आप युद्ध विराम नहीं करते हैं। जब वार्ता से बाहर निकले तो कहते हैं युद्ध विराम की हम बात नहीं कर रहे, हम तो शांति प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति वो 6 महीने से कह रहे हैं। ठीक, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी ऐसे ही उनकी बात। मैं अब क्योंकि हम वाइंड अप करेंगे तो मेरा एक जेनरिक जो 2-3 चीज़ें हैं, हम भले ही कहें कि पाकिस्तान के साथ कोई आया या नहीं आया, सवाल यह है कि अमेरिका ने तय किया और बांग्लादेश की सरकार हिला दी। नेपाल में जो होता है कि आप चीन से ज़्यादा करीब होंगे तो आपका हश्र ये होगा। और कई बार वी एक्सेप्ट, वी अग्री और वी डिसअग्री। भारत में नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जो कुछ हुआ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इन्वॉल्व था ही सर। ये जो डिस्टर्बेंस है कब स्टॉप होगा सर ये, और ये कब होगा और कैसे होगा, और आर वी प्रिपेयर्ड या वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो? एक जेनरिक बात है, ये सही तो नहीं है कि जब जो हो जाएगा। ये बात सच है कि दक्षिण एशिया के 2 पूर्व प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के इमरान खान और बांग्लादेश की शेख हसीना, साफ बार सार्वजनिक तौर से, औपचारिक तौर से कह चुके हैं कि उनकी सरकारों को गिराने में अमेरिका का हाथ था। दूसरी बात जो विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि आप यदि देखें कि किस तरह से किसी राजनीतिक दल की समर्थन तैयारी के बगैर लोग अचानक सड़कों में आ जाते हैं, खासकर युवा पीढ़ी, चाहे वो श्रीलंका की उदाहरण हो, फिर उसके बाद बांग्लादेश की उदाहरण हो, फिर अब नेपाल की उदाहरण हो, तो कौन ऐसी ताकत है जो इनको अचानक इस तरह से सड़कों पर ही नहीं लाती, सरकारें गिरा देती। बिल्कुल। तो ये एल्गोरिदम्स चला रही हैं इनको, तो कौन एल्गोरिदम्स को कंट्रोल कर रहा है? when Gen Zs are involved, the youths are involved. ये भी कोई किसके पास ज्यादा एफडीज है? मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसको सिक्योरिटी डिलेमा भी कहते हैं, जिससे आर्म्स रेस शुरू होती है। जब आप किसी को, दूसरे देश को अपना दुश्मन मानते हैं, तो यदि दुश्मन को लगता है कि मैं बहुत सुरक्षित फील कर रहा हूं, तो उसको लगेगा कि उसकी रक्षा में कुछ कमी है, तो वो और भी बढ़ाएगा। यहाँ तक कि मान लीजिए उसको 10 बम चाहिए, पर मेरे पास क्योंकि 15 हैं, इसलिए वो भी 15 बनाने की कोशिश करेगा। इसी के चलते मैंने जैसे कहा कि 80 के दशक में 73,000 न्यूक्लियर परमाणु बम बन चुके थे, जो दुनिया को एक नहीं हजारों बार समाप्त कर सकते थे। वो केवल आपस में प्रतिस्पर्धा करने की बातचीत थी। जैसे साधारण तौर पे मान लीजिए कि इनके पास यदि 25 जैकेट हैं तो मेरे पास 10 हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि 25 जैकेट मेरे पास होनी चाहिए। सर, चाहे उन तक रहे तो बहुत अच्छा है। चाहे नहीं, मैं चाहे उसको इस्तेमाल करूं ना करूं। तो ये जो केवल प्रतिस्पर्धा से जुड़ी जो एक तरह से कोशिश है कि अपने दूसरे दुश्मन से आगे बढ़कर रहना है, वो बिना वजह के देशों को इस होड़ में घुसा देती है, जिसका कोई फायदा नहीं। आखिरी सवाल यही है कि ये न्यूक्लियर ताकत, ये सिर्फ ताकत नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। इसमें कोई समझदारी दिखाएगा या यूं ही सब अपने ताकत दिखाते रहेंगे? और